अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। बेचारी आवाम जो कि महंगाई के बोझ तले पिसती ही चली जा रही है और हर दौरे हुकूमत में जितने भी हुक्मरान आए, जितनी भी जमातें आई, दावे बड़े बड़े किए अपोजिशन में रहते हुए, लेकिन इक़्तिदार में आते ही कड़वी गोलियां ज़रूर मिली हैं। मुंतखब हुकूमत को निकाल कर चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सब इदारों को पैगाम देना चाहता हूँ कि देख लें कौम कहाँ खड़ी है, क्या चाहती है। इन चोरों से मुल्क को बचा लो। अमरीकी साजिश और यहाँ के मीर जाफरों ने मिलकर मुंतखब हुकूमत को बताया ऐसा ना हो कि गेम हाथ से निकल जाए, फिर चाहोगे तो रोक ना सकोगे। कप्तान का हस्बे साबिक जारहाना अंदाज भी अवाम ने सुना। महंगाई के खिलाफ अवाम को सड़कों पर निकाला, परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा किया, मगर बातें सब पुरानी की। शिकवे शिकायतें इदारों को मुखातिब करके मशवरे और न्यूट्रल से भी पूछने के हवाले से कि कैसे इन चोरों को कौम पर मुसल्लत किया। आज छोटे चोर जेलों में हैं और बड़े चोर हम पर मुसल्लत है। मगर एक बात नई भी उन्होंने की कि धरना नहीं दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, फैसला किया है कि धरना नहीं दूंगा। इसकी वजह यह थी कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। पुलिस ने जुल्म किया, लेकिन यकीन है सारी पुलिस ऐसी नहीं है। मुझे पता है कि धरने के हवाले से जो उस दिन उन्होंने बात की, उस दिन धरना दे देता तो इस्लामाबाद में हालात खराब होते। इस फैसले के पीछे उन्होंने कहा है कि मुहर्रिकात क्या है, क्यों के सवालात यही किए जा रहे हैं कि जो उन्होंने धरना दांत देने की बात की है, क्या डील या ढील है, यू टर्न या सियासी हिकमत अमली है। धरने की सियासत को परवान चढ़ाने वाले कप्तान ने हथियार क्यों डाले हैं। जो सियासत में अपने तवील धरने की वजह से मशहूर था, उसने धरना ना देने का फैसला आखिर क्यों किया। इसी पर बात भी करेंगे। और महंगाई के खिलाफ एहतजाज ने महंगाई कंट्रोल करने वाले IMF से निपटने का कोई फार्मूला क्या कप्तान ने नहीं दिया, और ना ही मुंतखब हुकूमत जो है उसके हाथ कोई ऐसा फार्मूला लगा है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। महंगाई ने अपने हिसाब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मगर आवाम को रिलीफ देने वाला मसीहा कोई भी अभी तक सामने ना आ सका। दावे बहुत से होते हैं, वादे बहुत से होते हैं, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हर हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद वक्त मांगती है और यही वक्त मांगा जाता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में महाजराई में बेचारी आवाम पिस कर रह गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत वाहिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जिस तरीके से मैंने अपने इब्तदाई में बात की है, अच्छा पावर शो, कामयाब जलसा भी हुआ। महंगाई के मारे जो आवाम है, महंगाई की मारी आवाम कप्तान की कॉल पर बाहर भी निकली। खिलाड़ी भी पुरअज़म थे कि शायद कोई इनकलाबी बातें होंगी, हिकमत अमली सामने लाई जाएगी, मगर वही सारी पुरानी बातें दोहराई गई। इल्ज़ामात, इदारों को मशवरे भी, तंबीह भी की गई, न्यूट्रल्स को मुखातिब करके आखिरत का मंजरनामा भी पेश किया बाकायदा उन्होंने। ठोस हिकमत अमली या महंगाई के खात्मे का लेकिन कोई प्लान नहीं कप्तान दे सके, इसकी आखिर क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए इसमें नया क्या हो मुझे आप बता दें। नया उस सूरत में होगा जब हम हुकूमत में आएंगे और इल्ज़ामात करेंगे। पहले से बताने का क्या फ़ायदा। देखिए पहले भी जब हम हुकूमत में पहली दफ़ा आए थे, उस वक्त आके हमने कहा कि 90 डेज में सब ठीक हो जाएगा, फिर 100 डेज हुए, फिर 3 महीने हुए, फिर पता नहीं क्या आगे चलता गया, फिर साल हुआ। ये तो डेट देना किसी भी चीज़ की कि इतने दिन में ये कुछ हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल बात होती है। वैसे भी हुकूमत करना और हुकूमत में बाहर रह के बातें करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत तजुर्बा हो गया है, उसमें उन्होंने देख लिया है कि जो एक्सपोजर हुआ है उनके ऊपर लोगों का, ख़ास तौर पे किस किस तरह के सिंसियर और बाएतमाद लोग बन के कैसा कैसा धोखा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। और वैसे भी जिस तरह उन्होंने इन 3.5 सालों में काम किया है, जिन नामसायद हालात में, ये तो हम शुरू से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है। जब से पैदा हुए यही एक बात सुनी जाती है, पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में, आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हो जा रहा था कि हुकूमत कुर्बानी दे रही थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी ज़ात से लेके हम सबको उन्होंने एक ख़ास चेक रखा हुआ था जिसके आगे कोई बढ़ नहीं सकता था। कोई अपने खर्चे नहीं बढ़ा सकता था, कोई फ्रॉड से नहीं आगे जा सकता था। खुद आपने देखा कि किस तरह उन्होंने 9 अरब से 20 अरब बढ़ाया जो रिजर्व थे।
नुसरत भाई साहब, तो सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हालात में हुकूमत और अपोजिशन की तरजीह आप क्या समझती हैं, क्या होनी चाहिए इस वक्त, जबकि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और आवाम जो है वो महंगाई के हाथों आजिज आ चुकी है। कप्तान के कामयाब जलसों की शायद वजह भी यही है कि महंगाई की शरह में खतरनाक हद तक जो इजाफा है। तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त रिवायती सियासत ही होनी चाहिए या आवाम की फिक्र करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, रवायती सियासत तो कभी की ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर ने। देखिए, जब वो पहले भी बात कर रहे थे हुकूमत पे आने से बहुत पहले 13 के इलेक्शन के बाद, तब भी यही बात होती थी। बल्कि मैं उनकी सियासत में आने के बाद पहली स्पीच सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ वो खड़ा होगा जो ईमानदार हो, और वो खड़ा होगा जो कि स्ट्रांग हो, घबराए नहीं वो, और वो डरे नहीं किसी से। और लिटरली ऐसा ही हुआ है। हमने देखा कि खान साहब कितने मजबूत नर्व्स के इंसान हैं, किस किस के आगे नहीं खड़े हुए, कहाँ का उन्होंने अपनी टक्कर नहीं मारी, जिसे कहना चाहिए लोगों से कि वो, जिसे कहते हैं ना, सारे जमीनी खुदाओं से लड़ पड़ा है वो इंसान अकेला। कि आप देखिए 13 पार्टियां एक तरफ, और कहाँ एक अकेला इमरान खान एक तरफ। फिर अमेरिका किस तरह बीच में आया, किस तरह उससे, क्योंकि खान साहब अपने लोगों को नहीं चाहते कि उनको किसी तरह आवाजारी हो, उनकी जिंदगियां खतरे में हो, उनके लिए मुश्किलात हो। इतने नामुमकिन हालात के बावजूद आपको पता है सब्सिडी दी गई। क्या IMF प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर जोर नहीं दे रही थी? क्या उनको नहीं कह रही थी कि आप जी चीजें कीमतें बढ़ाए? वो कहते हैं मैंने जो SBR का टैक्स बढ़ाया है, हमारा रेवेन्यू, या बाहर से जो लोग पैसे भेजते हैं, वो सारे इतने माशाल्लाह ज्यादा हो गए थे कि मैं उनको उस तरफ इस्तेमाल कर रहा था, सब्सिडी में लोगों को सब्सिडी दे रहा था, ताकि वो लोग अच्छा जिंदगी, अगर अच्छी तरह नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे। अब जो भी हालात हैं, देखिए, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल बनता है, इसलिए कि इन्होंने जितनी रैलियां और जलसे और जुलूस और जलसियां और पता नहीं क्या क्या निकाले, एक तो वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जलसों और उनसे, कि वो इतनी इतनी सी जलसियां लगती है देख के। लेकिन उसके बावजूद क्या हमने कभी इनके रास्ते में हर्डल डाला? कभी उनको कुछ कहा? मेरे भी शायद आपको पुराने प्रोग्राम याद हो, मैं हमेशा यही बात करती थी कि इनको जाने दो, ये अपनी मौत आप मरेंगे, और ऑलमोस्ट मर चुके थे, ये खत्म हो चुके थे। ये अगर अमेरिका दोबारा ना शामिल होता इसमें और वो आके इनको पुशअप ना देता, आप देखिए जिस तरह डॉलर्स की भरमार हुई है सेंट हाउस में, उसके बाद F10 का एक एक्सचेंज का बंदा है जिसने बताया कि मेरे हाथों से गए हैं वो सारे पैसे। तो उसके बाद क्या लॉयल्टी है और क्या कोई चीज की, जब आपको मुल्क ही प्यारा नहीं है, जब आपको एहसास ही नहीं है। आप मुझे बताएं, ये आने के बिल्कुल 2 महीने हुए ना, उस आदमी ने 20 अरब रुपए कर दिए थे हमारे रिजर्व पे रखे हुए, और वो आते साथ ही 2 हफ्तों में सारे खर्च हो गए। मेरे ख्याल में 9 अरब रह गए। एग्जैक्टली इन्होंने वो अमाउंट कर दिया है जो जब जाते हुए ये करके गए थे। 2 महीनों में सोचे इतना खर्चा। वो तो एक एक पैनी बचा रहा था बंदा, कि हम लोगों को चाय के अलावा एक बिस्किट मिलता था अगर हम प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाए, या सूप का एक प्याला, एक छोटी सी गार्लिक ब्रेड। ये तो अगले दिन ही इतनी बड़ी बड़ी टेबल सजी है, वहां पे साफियों को बुला के खिलाया गया है, उनके मुंह में किस किस तरह डाला गया है कि अब किसी की जुबान में कुछ है ही नहीं, महंगाई का नाम नहीं कोई ले रहा। क्यों? हमारी तरफ तो हर वक्त माइक लेके जाके खड़े मुंह के बंदे के मुंह के आगे, ये बताइए क्या हालात है, बताइए आपके कैसे गुजारा हो रहा है। इतनी महंगाई कर दी इमरान खान ने, हर बंदे के मुंह पे डाल दिया था इन्होंने कि पूछो दुकानदार से खड़े होके, कि ठेले वाले से, कि इतना महंगा क्यों है। इमरान खान आ गया है ना जी। अब क्यों नहीं बकवास करते ये लोग, सॉरी, अब क्यों नहीं बोलते ये लोग कि ये किस किस्म की महंगाई है कि जहाँ इंसानों का जीना हराम हो गया है। लिटरली लोग रो रहे, अपने बच्चों को मार के खुदकुशी कर रहे हैं कि वो कहाँ से खिलाए उनको खाने। मेरे अपने घर में जो सारा स्टाफ है वो इस कदर मुश्किल हालात में है कि वो कहते हैं कि हमसे अब इस तनख्वाह पे काम नहीं होता, क्योंकि घर चलाना है रखने, कैसे होगा ये। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक तरीका था कि वो मुल्क को भी स्टेबल कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही थी। आप देखिए फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज जो मैंने खुद देखी थी आज से 10-11 साल पहले, कि 40-40 इंडस्ट्रीज बंद हैं, फिर बीच में 1-2 में लाइट जल रही है। इस तरह के हालात थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 100% ओपन कर दी थी सारी इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनको सब्सिडी दे रहे थे गैस और बिजली की। सारी चीज जानी ही उधर चाहिए। जब तक हमारी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगी, जब तक हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे,
तब तक हम कभी भी हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते। अब इनकी जो भी वो मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं जी बड़ा टफ हमने ले लिया डिसीजन। इनका टफ डिसीजन है। खान साहब ले तो वो महंगाई कर दी, उनको तो मर जाना चाहिए। 1 रुपया बढ़ा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया, इतना शोर इतना शोर। आप देखें उस आदमी ने इतने नामुमकिन हालात में 12,000 रुपए पर मंथ मिल रहा था लोगों को, और अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है खवातीन को रोते हुए रुपए पकड़ के, क्यों कहती मैंने हमने जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। तो मतलब ये लोग क्या हैं भाई, ये सिवाय झूठ के पलंदे के। शुरू से मैं एक बात कर रही थी कि ये अब्बू बचाओ इनका मुहिम है, उसके अलावा इनका कुछ भी और नहीं है। आप देख लें आते साथ ही नैब खत्म हुई, FIA खत्म, सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। जो दुनिया के करप्ट तरीन लोगों में नंबर 1 पे नवाज शरीफ है, और शायद 5वें 6ठे नंबर पे शहबाज है, और जरदारी इसी तरह के किसी एक रैंक पर पाए जाते हैं। दुनिया के करप्ट तरीन लोग जो कि मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, उनको आप नाअहल हुए हुए उनको लाकर सर पर मुसलत करते हैं आवाम के। एक ऑनेस्ट आदमी को उठा के फेंक दें, तो ऐसा कैसे चलेगा, क्यों चलेगा? हम सही कहते हैं ना, वो हम गुलाम थोड़ी है भाई। हमें जिंदा रहने दो, तुम हमें अपना काम करने दो। हमें न्यूट्रल किस्म की हमारी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए कि हम अमेरिका से भी दोस्ती रखें, चाइना से भी दोस्ती रखें, रशिया से भी दोस्ती रखें। क्यों ले रहा है वो इंडिया इतने कम रेट पे ऑयल? हम क्यों नहीं ले सकते? हमारे ऊपर पाबंदी लग जाती है और हम बड़े खुश होकर कहते हैं नहीं चीजें, हम तो आपके गुलाम हैं। आप ये देखें हुकूमत में आने से पहले 3 दफा पहले जो है ये इम्पोर्टेंट हुकूमत जब आई है, 3 दफा पहले बिलावल साहब गए अमेरिका, उनके साथ साथ CM साहब गए, और फिर उसके बाद बस यकीन दिला के आ गए जी हम तो वही कुछ करेंगे, हम तो आपके गुलाम हैं हमेशा के, आप हमें हुकूमत दें हम करेंगे और आपका कहना मानेंगे। तो वो अब यही हुआ, कुछ ऐसे बाद ड्रोन हमले शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसे बाद कोई और चीज ऐसी शुरू हो जाएगी और बस बात खत्म। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इकोनॉमी अगर हमारी इस हद तक बुरी होती गई तो खतरा ये है कि खुदा न खास्ता ये लोग आ जाएंगे IMF वाले और अमेरिका के, जी आपकी तो एटॉमिक जो एसेट है वो इस काबिल नहीं कि आप उसे प्रोटेक्ट कर सकें, आप वो हमें दे दें, और फिर वो उसे खरीद के ले जाएंगे। इससे पहले भी ये हुआ है, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर 2-3 साल नवाज शरीफ और रह जाता तो मैं उससे खरीद चुका था पता नहीं कितने बिलियन में। तो इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, इनको पाकिस्तान से मोहब्बत थोड़ी है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो सारे बाहर जाके आराम फरमाते हैं। ये पाकिस्तान को इन्होंने सिर्फ कमाई का जरिए बनाया हुआ है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। हम सुनते हैं, कभी नारे लगते हैं, बातें की जाती हैं कि रोक सको तो रोक लो, ये नारा लगाया जाता है। अब ऐसा ना हुआ तो गेम हाथ से निकल जाएगा, फिर चाहोगे भी तो ना रोक सकोगे। ये पैगाम किसे दिया जा रहा है बिलाखिर? क्योंकि ये नारे तो लग रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। क्या ये मामलात आप समझती हैं कि इसी तरीके से इनडायरेक्टली पैगामात देकर ही हल होंगे? ये मामला सड़कों पर जलसों में हल होते हैं, या कि आप ये समझती हैं कि बैकडोर पॉलिसी मुनासिब अंदाज में इन मामलात को हल करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं इन मामलात को हल किया जा रहा? दुनिया के सामने आखिर हमारा इमेज क्या जा रहा है? देखिए बात इस वक्त इमेज की नहीं है, बात इस वक्त मुल्क की सेफ्टी की है। आवाम को पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जितनी अवेयरनेस आवाम को दी है कि इंसान हैरान हो जाता है जब टीवी कैमरे का माइक जाता है किसी के भी आगे, और जब एक आम स्ट्रीट का आदमी खड़ा होकर बात कर रहा होता है तो समझ नहीं आती कि इसको इतना नॉलेज कहाँ से आ गया। इसलिए कि वो इनकलकेट किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, वो अपनी पूरी उसके आप देख लें हुकूमत में एक एक लम्हे की उनकी जो भी मूव है वो सबको पता होती थी कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। कोई चीज़ बंद कमरों में नहीं हुई, कोई चीज़ रात के अंधेरे में नहीं हुई, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई सीक्रेटली आप जाके इसराइल को एक्सेप्ट करने के चक्कर में उनसे मुलाकातें शुरू कर दें और पता नहीं क्या क्या। तो बात ये नहीं किसको कहा जा रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस वक्त जो बार बार वो एक बात करते हैं कि ये वाली चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रलिज्म नहीं होना चाहिए। आपको अल्लाह ने जिस पोजीशन में रखा है, जहाँ पे आपको अल्लाह ने पहुंचाया है, वहाँ आपका सबसे बड़ा काम इस मुल्क को संभालना है। लोगों की करप्शन को तो आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए था, बनिस्बत इसके कि आप उनको हमारे सरों पे लाके बिठा दें।
नुसरत भाई साहब, आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के तौर पर असम्बली में मिसाल की मईशत पेश करते थे तो कहा जाता था कि कप्तान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन सवाल वही सामने आया है कि महंगाई को काबू में लाने का, अशाई खुर्दनोश की कीमतों में तवाज़ुन लाने का, गरीब की ज़िंदगी को आसान करने का कोई फार्मूला किसी जमात के पास नहीं है। पाकिस्तान में मईशत के माहिरीन मौजूद नहीं हैं, मईशत पर तमाम जमातों को सर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तनकीद बराए तनकीद ही मसाइल का हल है। सियासत में अवाम के जो मसाइल का हल है वो तरजीही बुनियादों पर क्यों नहीं सामने रखा जाता? देखिए, शुरू में इन लोगों ने कहा, बिलावल की पहली स्पीच भी यही था शहबाज शरीफ की, कि आप जी कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या होता है कि जिस लम्हे ये बात करते हैं उसके बाद बाहर जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। बात आप इस तरह कर रहे हैं और एक्शन आपके बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो कोई इनसे क्या हाथ मिलाए, क्या बात करे? क्योंकि ये मुझे पता है अच्छी तरह कि 8-8 घंटे इन लोगों की मीटिंग होती थी स्पीकर हाउस में, स्पीकर के पास बैठ के, और रात के 2-2 बजे तक बैठ के इन लोगों ने सारी मीटिंग्स की हैं। लेकिन ये जैसे ही हाल में पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल मुकर जाते हैं उस चीज़ से, या वहाँ पे अगर किसी चीज़ को वो कर रहे होंगे, कोई पॉजिटिव चीज़ दिखा रहे होंगे, तो बाहर जाके अपोजिशन में इतनी अजीबोगरीब किस्म की स्पीच हो रही होगी कि अगले कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया ये। तो बात ये नहीं कि मिलके बैठना चाहिए, वाकई मिलके बैठना चाहिए। मैं खुद इस बात की बहुत ज़्यादा हामी हूँ कि सबको मिलके बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, कि मैं कैसे करप्ट लोगों के आगे जाके बैठूं, उनकी किसी बात का कैसे यकीन करूं, उनसे कैसे हाथ मिलाऊं, जबकि मुझे पता है कि अभी आप देखिए, अभी 4 दिन हुए हैं हुकूमत बने हुए इनके शुरू हो गए हैं जी दुबई में, और पता नहीं कहाँ इनके प्लाजे बनने और खरीदने। तो क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं वो पैसे जो आपके मुल्क में उस आदमी ने एक पैसा करके जमा किया था, वो किधर चला गया? सब गायब हो गया। तो गायब हो जाएगा, जो बाकी 8-9 अरब रह गए वो भी गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। चीन से जो मदद ली उसका पता ही नहीं चला कहाँ गया, सब इनकी जेबों में चला गया। पहले की बात कर रही हूँ मैं, अभी की नहीं। तो आप ये देखें कि अभी तो खैर कोई दे ही नहीं रहा ना, इनको किसी हाल में नहीं दे रहा तो पैसा, क्योंकि उनको पता है कि ये इतने बड़े फ्रॉड हैं कि ये सारा पैसा खुद ही अपनी जेबों में डालेंगे और चल पड़ेंगे। लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगी कि धरने की सियासत करने वाले, अपना लोहा मनवाने वाले कप्तान ने आखिर धरने से तौबा क्यों किया? क्योंकि ये उन्होंने एक नया ऐलान किया इस बार जलसे में। ने सुना होगा, बहुत सारी बातें भी इस हवाले से की जा रही हैं, कयास राइयां भी की जा रही हैं कि क्या डील हो चुकी है या ढील दी जा रही है, या फिर कप्तान का बयानिया कमजोर हो चुका है। हिकमत अमली आप क्या समझती हैं, क्या हो सकती है? धरने को हथियार समझने वाला कप्तान हथियार डालने पर आखिर तैयार कैसे हो गया? भाई ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आपने देखा है राना सनाउल्लाह कौन है? 14 लोगों को मॉडल टाउन में उसने गोली मारी है, और उसने प्रेग्नेंट खातून तक को नहीं छोड़ा उसने। ये किस मतलब, ये क्या सवाल है? जब उनको खबर मिल गई कि उनके साथियों के साथ क्या हो रहा है, 70-72 साल की यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन, उनके साथ क्या किया? उनकी गाड़ी ऐसे डंडों से मार मार के तोड़ी है, और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के खींच रही है। वहां पे उनकी बहन थी, उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा आप लोग को शर्म नहीं आती, आप क्या काम करें? श्री मजारी के साथ क्या हुआ, किस तरह उन्हें गाड़ी से खींच के निकाला गया? या और कितने लोग हमारे, इतने बच्चे, 2 बच्चे कराची में मरे, वहां पे 3 बच्चे मरे। आप उमर अयूब को देखें, उसकी कमर की तस्वीर ऐसी थी जैसे किसी ने पेंट किया हुआ है पिंक कलर का, इतना मारा उसको। जब वो हटा रहे थे कंटेनर बच्चे, तो पुलिस वाले ने मार रहे थे, तो ये गाड़ी से उतरे कि चलो मैं थोड़ा सा पुलिस वालों को समझा दूं। वो तो जी, पुलिस वालों को समझाना तो बड़ी दूर की बात थी, तो उन्होंने तो मार मार के उनका भुर्ता निकाल दिया। तो खान साहब ने जो ये डरे नहीं है, ये मत समझे कि वो किसी डरने से डर गए या किसी और। वो बार बार एक बात करते हैं, अगर नहीं सुनी आपने तो आपको सुननी चाहिए। वो कहते हैं पुलिस भी मेरी है, फौज भी मेरी है, अवाम भी मेरी है। मैं कैसे चाहूंगा कि मेरे लोग जो है उनको इस तरह मार दिया जाए, किसी को भी, चाहे वो फौजी है चाहे पुलिस वाला है। क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है कि अपने बंदों को, हम इंडिया की आर्मी से तो नहीं लड़ रहे, हम इसराइल के लोगों से तो नहीं लड़ रहे, या यूएस के लोग तो नहीं आके हमारे खिलाफ लड़ रहे। हाँ, हमारे लोगों को उन्होंने मोहरा जरूर बना लिया है। हमारे जो लीडरशिप है इस वक्त, वो मोहरा है अमेरिका का, वो उनको यूज कर रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा समझदारी का काम किया कि उन्होंने फौरन उसको खत्म किया और उनका अपने घरों में जाओ भाई, इससे पहले कि ये आदमी शेल फेंक फेंक के लोगों का बुरा हशर कर दिया। आपको पता है कि सारे आउटडेटेड शेल थे जो दहशत गर्दों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, वो हमारी खवातीन और बच्चों के ऊपर फेंके गए। क्या हालतें हुई उनकी, किस तरह उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा। अब फरमा रहे हैं कल वही राना सनाउल्लाह साहब कि इस दफा मैं
बिल्कुल मैं लेके आऊंगा शर्त, वो अपडेटेड नहीं होंगे। मुझे बताइए, ये कोई तरीका है? किसी मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर ये बात कर रहा है? ये कौन है भाई? किधर से टेररिस्ट ले आए हैं जो अपनी आवाम को मार के खुश हो रहे हैं? लोग अगर इमरान खान का साथ दे रहे हैं तो उनको पता है कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। आप देखिए रेमिटेंस इतनी क्यों बढ़ी? लोगों को एतमाद था कि जो पैसा हम पाकिस्तान भेज रहे हैं पाकिस्तान में लगेगा, वो कहीं किसी की जेब में भर के नहीं चला जाएगा। सिर्फ इतनी सी वजह थी जिससे धरने से वो हटे, वरना वो इस किस्म का आदमी है ही नहीं जो डर जाए कुछ हो जाए। वो उसने इतना इनकलकेट कर दिया है हमारे अंदर इस बहादुरी को कि एन किसी भी पुलिस वाले के सामने खड़ी हो सकती है। मैं खुद बिल्कुल अपने आप को करो, मारो, फायरिंग करो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा मर जाऊंगी ना, उसे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा भाई साहब, जितने भी पॉइंट्स आपने बयान किए, जितनी भी बातें आपने की IMF के हवाले से, महंगाई के हवाले से, हुकूमत ने जो आपकी हुकूमत में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसले किए वो 3-3.5 साल में जो मामलात आप लोग लेकर चले, मईशत को जिस तरह से छोड़ के गए थे, और अब की हुकूमत जो फैक्शन फिगर्स दे रही है, इन्हीं पॉइंट्स को आगे हम हुकूमत से भी डिस्कस करेंगे, हुकूमती नुमाइंदे से भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती है, क्योंकि अब आप अपोजिशन में हैं और हुकूमत मामलात को लेकर चल रही है और अवाम दोनों पे ही उम्मीद रखे हुए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तब्दीली का नारा लेकर आई थी तो तब भी बड़ी उम्मीद लगाई गई थी, लोगों ने बड़े वोट भी दिए थे और बड़े जोश और जज्बे के साथ इस पार्टी में शामिल होकर इनको वोट देकर इक़्तिदार में लेकर आई थी कि शायद कोई तब्दीली आएगी। लेकिन तब्दीली तो ना आ सकी, सिर्फ इस सूरत में तब्दीली आई कि 3.5 साल बाद जो मुत्तहिदा हुकूमत है वो एक हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए सामने आ गई। तो अब हम देखते ये हैं कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि आपकी पॉलिसीज़ जो थी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बयान कर रही हैं, उनका इसके हवाले से क्या जवाब है। नुसरत भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और वापस आएंगे, मजीद इन पॉइंट्स पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने जाना जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसीज़ हम लेकर आते थे उन पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, और अब जो हुकूमत है आवाम को जितनी सब पॉलिसीज़ के तहत लाकर महंगाई के बोझ तले दबा चुकी है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे बिजली की कीमतों में इजाफा हो, चाहे खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हों, और ये भी कहा उन्होंने कि अब लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर सही मायनों में हो रही हैं, जिनके हवाले से पहले कहा जा रहा था कि वो खुदकुशी कर रही हैं इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से और उनके जो मुल्की मामलात हैं उस हवाले से। लेकिन अब की हुकूमत क्या मामलात को आगे लेकर चलेगी, अपोजिशन में रहते हुए मिसाक़े मईशत की पेशकश करने वाली हो, अब इक़्तिदार में आने के बाद क्या अपोजिशन को साथ लेकर चलेगी, मौक़िफ़ लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद जवाद साहब मेरे साथ मौजूद है। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मौजूदा जो सूरत हाल सामने आ रही है, हमने देखा है कि अवाम को इकट्ठा भी किया गया, एक बार फिर से अवाम को बताया गया कि उनके साथ हो क्या रहा है, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक नई बात उन्होंने ज़रूर की है कि धरना नहीं दूंगा। बाकी मामला तो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगी, लेकिन क्या ऐसा जो क्या सराहियां की जा सकती हैं, जो कहा जा सकता है कि या डील कर ली गई है या ढील दे दी गई है, मामला है क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कप्तान ने धरना देने से इनकार कर दिया? जी इरम, सबसे पहले जो PTI की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जो इजहार ख्याल किया गया, उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको एक बयान शेख रशीद का याद हो, उस बयान में शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि इमरान खान एक ऐसी माइन फील्ड छोड़ के जा रहे हैं कि जिसमें जब ये हुकूमत आएगी तो ये उसमें बुरी तरह से फंसेंगे। अब वो मैं आपको बताता हूँ माइन फील्ड क्या होती है। अगर हम जंगी ज़ुबान में बात करें तो एक शिकस्त खोरदा फौज जो है, जब वो भागती है तो जाते जाते वो माइंस जो है वो लेकर जाती है, ताकि जब फाते फौज आए तो उनके लिए मसाइल पैदा हों, जिसका पता नहीं होता आपको कहाँ से कौन सी माइन फट जाए। अब वो कौन सी माइंस थी बेसिकली जो इमरान खान जाने से पहले आने वाली हुकूमत के लिए बिछा कर गए, और ये नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए कि आने वाली हुकूमत के लिए, बल्कि ये कहना चाहिए पाकिस्तान के लिए। यानी उनकी अना जो है वो इतनी बड़ी है कि अगर वो इक़्तिदार से जुदा हो जाएं तो वो पाकिस्तान को भी बर्बाद करने से नहीं चौंकेंगे।
और इसकी मिसाल खुद इमरान खान कभी आपको कहते हुए नजर आए कि इसके ऊपर एटम बम मार देना चाहिए, कभी वो दूसरी ताकतों को दावतें देते हुए नजर आए। तो ये एक उनका माइंडसेट है। अब इस माइंडसेट का मैं आपको बताता हूँ, माइंड जो मैंने जिक्र किया वो ये है कि ये हुकूमत जो कह रही है कि हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, ये क्या पॉलिसीज थी? इनका नुक्ता रूज क्या था? यानी जब 12 अप्रैल को, 9 अप्रैल के बाद तकरीबन 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने टेक ओवर किया और उनको जाहिर है कि कुछ वक्त लगा अपनी टीम बनाने में। अप्रैल का महीना इसमें गुजर गया, मई का महीना बजट सर पे था और एक ऐसी सिचुएशन थी कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं वो आई। वो क्या थी कि चौथा क्वार्टर जो होता है बजट साल का, उसमें हमेशा सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं और उसकी वजह ये होती है कि तमाम हुकूमतें पहले 3 क्वार्टर्स में वो बजट इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो वो आखिरी क्वार्टर में उस बजट का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये पहला मौका था कि चौथे क्वार्टर में पैसे ही कोई नहीं थे और इसलिए ये वो माइंस हैं। फिर एलपीजी जो कि हमारी जो गैस की ज़रूरियात हैं, उसका आईपीपी से भी ताल्लुक़ है, उसका इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है, उसका लोकल कंज्यूमर कंजम्पशन से भी उसका ताल्लुक़ है। ये शायद खाकान साहब ने कतर से एक मुआहदा किया था जिसके तहत हमें कोई $4-4.5 में वो मुआहदा तय पाया था, जो कि एक फिक्स प्राइस थी। उसके ऊपर नीचे होने की सूरत में भी जो है पाकिस्तान को वो एलपीजी मिलती रहती। उसको इन्होंने करप्शन के एक बयानिया के तहत और शायद खाकान अब्बासी को उसमें अंदर भी किया गया, उन पे नैब ने इन्वेस्टिगेशंस भी की, जिसके नतीजे में वो मुआहदा जो है वो इनवैलिड हो गया। वो जिन कंपनीज ने वो मुआहदा किया था तो वो पीछे हट गई और इसलिए भी पीछे हट गई कि जब उनको अब $4 की बजाय $40 इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है ऐसे मुआहदे को जिसको हुकूमत पाकिस्तान ही ओन करने को तैयार नहीं है। तो ये वो एनर्जी के हवाले से था। अब डॉलर पे आ जाएं, 125-26 पे डॉलर जो है वो नुकरान हुकूमत ने छोड़ा था पिछली 2018 में, जिसको ये 190 पे छोड़ के गए। यानी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक हमारे रुपए की जो डीवैल्यूएशन हुई वो इमरान नियाजी की हुकूमत में हुई। फिर कर्जों पे आ जाएं, पाकिस्तान की तारीख में 30 ट्रिलियन कर्जे लिए गए 71 साल में। इमरान नियाजी की हुकूमत ने 3.5 साल में 22 ट्रिलियन कर्जा ले लिया। यानी 1.5 साल उनको और दे देते तो उन्होंने अपने 5 साल में इसको बराबर कर देना था जो 71 साल में कर्ज लिया गया। फिर ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका ये बड़ा चर्चा करते थे, अब तो मैं लोगों को जुबानी याद हो गया होगा कि 18-19 बिलियन डॉलर जो है पीएमएलएन की हुकूमत छोड़ के गई है, तो ये भी उतना ही छोड़ के गए थे। फिर उसके बाद ट्रेड डेफिसिट $45 अरब का छोड़ के गए। इंपोर्ट बिल जो है उसके लिए फॉरेन रिजर्व्स के जो खजाने हमारे थे वो चंद माह के रह गए। इन हालात में जब एक हुकूमत टेक ओवर करती है तो माइनफील्ड बिक चुकी है, हर कदम के ऊपर माइंस फट रही हैं और इसमें से रास्ता बनाना है। इसमें से पाकिस्तान को 3rd हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड, ये भी इसी हुकूमत का कारनामा था, नीचे लेके आना है। इसी माइनफील्ड में पेट्रोल की जो कीमतें इंटरनेशनल है उनको भी देखना है। इसी में जो है आपने आम आवाम को रिलीफ भी देना है। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल, लेकिन उसमें हमें 2 माह की हुकूमत के ऊपर कुछ जजमेंट नहीं देनी चाहिए, जबकि वो भी वो माइन फील्ड से गुजरी है और एक ऐसी माइन फील्ड जो इंडिया भी नहीं बचा सकता था, वो इमरान नियाजी ने बचा दी। यानी इंडिया हमारे लिए शायद कभी इतना खतरनाक साबित ना हुआ हो जितना इमरान नियाजी 3.5 साल में इस मुल्क के लिए खतरनाक साबित हुआ, और उसके नताइज हम भुगत रहे हैं। और जो अक्लमंद लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो इस हकीकत से वाकिफ हैं कि इस वक्त जो महंगाई है, इस वक्त जो पाकिस्तान को इक्तिसादी चैलेंजेस हैं, ये इमरान नियाजी की हुकूमत की वजह से हैं। एक और बात, IMF का जिक्र करते हैं और कहते हैं जी ये
वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाला हीरो है, इसको किसी फिल्म में काम करना चाहिए। हकीकत में तो इस हीरो की औकात ये थी कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा हुआ था तो वहां पे एक जर्नलिस्ट ने इससे पूछा आफिया सिद्दीकी के बारे में सवाल, जिसमें ये किसी जमाने में बड़ी छलांगे लगाता था और इसकी आवाज हलक में फंस गई थी। इस बागैरत हीरो की, जो अपने आप को गैरतमंद समझता था, इसकी आवाज गले में फंस गई थी, निकल नहीं सकी वो आवाज, किसी ने सुनी नहीं। फिर जब आईएमएफ की बारी आई तो आईएमएफ के कहने के ऊपर उनके नुमाइंदे को स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया। फिर जब इसको महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दोगान जैसे बड़े लीडर्स ने कहा कि हम इस्लामी कॉन्फ्रेंस को इसको इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, तो इसके हवाले से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कुआलालंपुर में किया गया। और वहाँ पे आपको अच्छी तरह से याद होगा कि क्या हुआ था कि महातीर मोहम्मद, जिनको ये अपना मेंटोर मानते हैं, उस मेंटोर से वादा करके, तैयब अर्दोगान से भी वादा करके ये कॉन्फ्रेंस से भाग गए थे, इसलिए कि इनको बैरूनी हाथ ने प्रेशर डाला और ये घुटनों के बल गिर गए। ये कहते हैं किसी के आगे नहीं गिरेंगे, ये तो लेट जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं। ये सारी चीजें जो मैं बयान कर रहा हूँ ये किसी फिक्शन का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान की 3.5 साल की हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कोई राय नहीं दे रहा, मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ जो 3.5 साल में फाशिस्ट हुकूमत ने जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। अच्छा, अहमद जवाद साहब, हमेशा से जब भी आपके साथ प्रोग्राम होता है आपको याद होगा कि मेरे बहुत से प्रोग्राम्स आपके साथ हुए जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे थे। तो जिन फैक्ट्स की आपने बात की है, आपने कहा कि अवाम बड़ी बाशऊर है और शऊर वालों में तो आप भी शामिल हो गए, 3 साल हुकूमत का हिस्सा और उससे पहले भी हिस्सा रहने के बाद। ये माइंडसेट की जो आपने बात की है, इस हीरो की जो औकात के हवाले से आपने बात की है, ये जो माइंड फील्ड बिछा कर गई हैं, इनके मामलात की जो आपने बात की है, तो जो तब बयानिया था, जो तब बातें थी, वो उनको अवाम कैसे ठीक मान ले, और जो अब नून लीग का हिस्सा बनने के बाद जो बातें और फैक्ट्स आप बयान कर रहे हैं, तो इनको किस तरीके से अवाम कैटेगराइज करेगी कि जो आप पहले बयान करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर एज ए हीरो, और अब आप हम हुकूमत में शामिल होकर, हुकूमत का हिस्सा बनकर अपोजिशन में है पीटीआई, तो उसमें आप इन बातों को कैसे साबित कर सकेंगे, अवाम को कैसे बावर करवा सकेंगे कि वो बातें नहीं, अब की जो बातें हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पर वाकई हकीकी मानों में मबनी है, उन जमातों के साथ मिलकर जो जमातें बहुत सालों में दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में रह चुकी हैं, पाकिस्तान की बागडोर बहुत सालों से संभाल चुकी, और पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के आने से पहले भी जो तो ही रहे थे, उनमें तो सुलझाव आया ही नहीं है। 2012 से अगर हम देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसके बाद नून लीग की हुकूमत, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत, उसके पिछला भी अगर टेन्योर को काफी लंबा चल सकता है ना, तो ये मसाइल 3.5 साल में तो नहीं एकदम से मतलब रूनुमा हो गए, तो कैसे आपने जो एक मेरे बयानिए के हवाले से सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं न तो पीटीआई की हुकूमत का कभी हिस्सा रहा हूं और ना मैं आज पीएमएलएन की हुकूमत का हिस्सा हूं। मैं पीटीआई जमात का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात था, हुकूमत का हिस्सा नहीं था। हुकूमत में वो लोग जाते हैं जिन्होंने को फ़ायदे उठाने होते हैं। मैं एक नज़रियाती कारकुन की हैसियत से 18 साल से इस पार्टी के साथ था, और ये वजह कि मेरा बयानिया उस वक्त और आज के बयानी में क्यों फ़र्क है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, 2000 से लेके 2018 तक, 18 साल तक मैंने पीटीआई को एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे देखा, मैंने इमरान खान को एक अपोजिशन लीडर के तौर पे देखा। जब आपने अपोजिशन को, उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना होता है तो आपने सिर्फ यही देखना होता है कि आप कितनी तनकीद करते हैं हुकूमत के ऊपर, डट के खड़े होते हैं, धरने करते हैं, एहतजाज करते हैं, तहरीकें चलाते हैं, चोर और डाकू कहते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। ये सब कुछ बड़ा अच्छा था, अच्छा लगता था, इसलिए कि हम भी चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आए।
मुल्क के अंदर स्टेटस को जो है उसको ब्रेक किया जाए। तो 18 साल तक तो ये सब कुछ ठीक लगता रहा, लेकिन जब फिर हुकूमत में आए, यानी कि पीटीआई की हुकूमत आई, तो उसमें पहले साल हमने जो कुछ देखा, जाहिर है कि अंदाज़ा हो गया, अपनी राय का भी इजहार किया पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स के अंदर। ज़ाती तौर पे इमरान खान को बहुत सारी फीडबैक्स भेजी और उनको बताया, इवन यहाँ तक कि जो उनका ओपनिंग बैट्समैन था शहजाद अकबर, जिसको बड़ी धूमधाम से एक चोर चक्का लंदन से उठा के इधर ले आए और उसको इस मुल्क में तथाप का इंचार्ज बना दिया, अपना ओपनिंग बैट्समैन। और तर्जमानों की मीटिंग में जो लंबे लंबे भाषण देता था कि आज शाम को टीवी शोज पे जाके आपने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की ऐसे बात करनी है, और वो ओपनिंग बैट्समैन 3.5 साल तक 1 टका नहीं साबित कर सका। हाँ, मलिक रियाज से उसने अरबों जरूर कमाए, मुल्क से भी भाग गया, वापस नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना हम देखते रहे, और फिर जाहिर है कि एक मौका आया कि जिसके ऊपर फिर फैसला कर लिया कि यहाँ से अब कोई उम्मीद नहीं है। वो उम्मीद जो एक आम आदमी के लिए, कोई जाती मेरी कोई उम्मीद नहीं है, वो एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली और एक नए पाकिस्तान का ख्वाब जी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते जब नजर आ गया कि जिस शख्स को हम हीरो के तौर पे फॉलो करते आए हैं 18 साल से, हुकूमत में आने के बाद अंदाजा हुआ कि उसमें ना तो कैपेसिटी है, ना उसके पास कोई स्ट्रेटजी है, और एक उसके पास रेसिपी है कि वो दुनिया भर से चोर चक्के, इनकॉम्पिटेंट, नालायक तरीन लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करता है। उससे रिजल्ट क्या निकलेगा? उससे रिजल्ट वही निकलेगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, जो पाकिस्तान की 3.5 साल इस हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ उसकी हालत मैंने आपको बयान की। तो ये रिजल्ट निकलता है जब आप नालायक, करप्ट, इनकॉम्पिटेंट लोगों को इकट्ठा करते हैं और खुद आप में वो कैपेसिटी नहीं होती। यहाँ पे एयाज अमीर की जो तकरीर है, जो उन्होंने खुलेआम की और इमरान नियाज़ी ने उनको दावत दी थी, उस तकरीर को सामने रखें। मैंने जो कुछ कहा वो एयाज अमीर से कहीं ज्यादा आज से 6 माह पहले मैं कह चुका हूँ। मैं तो 30 पॉइंट्स जो हैं एक शो कॉज नोटिस के तौर पे इस पार्टी के चेयरमैन को भेज चुका हूँ, ठीक है, जिसमें यही सवालात थे जो एयाज अमीर ने उठाए। मेरे सवालात और एयाज अमीर के सवालात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मेरे ज्यादा तफसील के साथ थे, ठीक है। तो ये इमरान खान की हुकूमत के हवाले से हमें अब किसी डाउट नहीं है कि उनकी क्या कारकर्दगी थी और क्या वो कर सकते हैं और क्या फ्यूचर में कर सकते हैं। What about people? पाकिस्तानी अवाम, अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, प्रोग्राम का वक्त भी कम है, मेरी ख्वाहिश होगी कि कभी आप स्टूडियो में तशरीफ लेके एक डिटेल प्रोग्राम आपके साथ हो, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जी, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बयान करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं था लेकिन एक नजरियाती कारकुन जरूर रहा हूँ 18 साल से, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके साथ प्रोग्राम्स होते रहे हैं, तो नजरियाती कारकुन होते हुए एक जमात के साथ इतने सालों मुंसलिक रहते हुए उनके बहुत सी अंदर की बातें और माइंडसेट को आप जानते हैं, तो आप उसी माइंडसेट को सामने रखते हुए और अब जो हुकूमत आई है, अगर आप उसके नजरियाती कारकुन मौजूदा हुकूमत के बन चुके हैं, तो उनके माइंडसेट में आपको क्या डिफरेंस आया है कि इतनी टफ सिचुएशन में, इतने मौजूदा टफ हालात में, महंगाई और दीगर सारे मामलात हैं, अब तो रोजाना की बुनियाद पर ये एक बहस बन चुकी है, निकलना कैसी है, कब निकलना है और आवाम किसकी तरफ देखेगी? जी, इसके लिए तो मुझे बहुत टाइम चाहिए होगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। देखें, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जड़ें अवाम में मौजूद हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी मकबूलियत के बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अब तक जो है एक रवायती सियासत के तहत अपना सफर करती रही हैं। मुस्तकबिल की सियासत जो है वो तब्दील होगी। मुस्तकबिल की सियासत जो है उसका अवाम, जो रायआमा हम कहते हैं, जो रायआमा अखबारों टीवी चैनल से अवाम तक पहुंचती थी, चंद टीवी चैनल्स और कुछ अखबारों के जरिए, अब वो तकरीबन 12 करोड़ अवाम
कि सोशल मीडिया अकाउंट से निकलती है। हम्म, ये वो रायामा है कि आने वाले दिनों में ये प्रिवेल करेगी। पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना होगा कि इस रायामा को कैसे आपने हैंडल करना है। जहाँ तक अवाम के मसाइल का ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास और इत्तेहादी जमातों के पास ये 2-1.5 साल है, जी जी, ये बहुत अहम है और इसमें इनको बड़े फैसले करने होंगे। वो फैसले कि जिससे पाकिस्तान में सबसे पहले एनर्जी का क्राइसिस खत्म करना होगा, पाकिस्तान की तरजीहात को चेंज करना होगा। आप ऑयल, फर्नेस ऑयल और डीजल के जरिए बिजली पैदा करके इस मुल्क को तरक्की नहीं करवा सकते। आपको इसमें से निकलना पड़ेगा, आपको आईपीपीज के माफिया में से निकलना पड़ेगा। ये बड़े फैसले हैं जो इनको करने होंगे। इसके अलावा गवर्नेंस, देखें गवर्नेंस का ताल्लुक जो है वो आईएमएफ से नहीं है। गवर्नेंस का ताल्लुक जो है वो किसी वर्ल्ड बैंक से नहीं है। गवर्नेंस का ताल्लुक एक किसी भी हुकूमत की इंटेंशन नंबर 1 और इम्प्लीमेंटेशन, एक स्ट्रेटेजी। यानी एक आम आदमी को अगर उसको अपने मसाइल का हल जो है वो आसानी से मिल जाए तो ये भी तो उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। ठीक, थाना, कचहरी, ठीक है, सिविक अमेनिटीज, इंसाफ, मेरिट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, इसका ताल्लुक गवर्नेंस के साथ है। अगर इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को और इस मुल्क के गरीब तरीन शख्स को हेल्थ की और एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज जिस दिन होंगी तो इस मुल्क के मसाइल हल होंगे। बड़े शॉर्टली आपने बताया गवर्नेंस के मसाइल को किस तरीके से हल किया जाता है। हमने ये भी देखा है कि हम दूसरे ममालिक की मिसालें तो बहुत सी सुनती हैं, कप्तान ने भी बहुत ज़्यादा मिसालें दी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया। हमारे सवालात यही होते हैं कि यहाँ पे जो है बेरोजगारी अलाउंस क्यों नहीं होता, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ जिसकी आपने बात की है, सेहत के हवाले के साथ साथ तालीम के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अगर हुकूमतें अपना काम करना शुरू कर दें तो अवाम में मकबूलियत भी होगी और फिर इक़्तिदार के हुसूल के लिए धरने और जलसों की सियासत भी नहीं इख्तियार करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो बातें और जो पॉइंट्स उन्होंने की हैं, अगले प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि मजीद इन डिटेल पॉइंट्स के हवाले से बात की जा सके। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हो जाते हैं। अपनी मेज़बान नीरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।